अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब दो चीजें और सीख लेते हैं, पीपीएम और पीपीबी। ठीक है, दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, पीपीएम और पीपीबी। ठीक है, पीपी पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। मिलियन कितना होता है? 10 टू पावर 6 होता है बिलियन। मिलियन मिलियन होता है 10 टू पावर 6 और बिलियन होता है 10 टू पावर 9। क्लियर है? तो कहीं पर अगर हमें पीपीएम लिखना है, पीपीएम, तो क्या लिखे? विलेय का भार क्या हो जाएगा? विलेय का भार, जो भी विलेय का भार है ग्राम में लेना, डिवाइड बाय विलियन का भार, जो भी विलियन होगा उसको लेना होगा विलियन का भार, और ये भी किस में लेना होगा? ग्राम में, इंटू 10 टू पावर। तो विलेय का भार ग्राम में बटा विलियन का भार इंटू 10 टू पावर 6। और इधर ले लो पीपीबी, पीपीबी क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर? यहां क्या हो जाएगा? विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार किसमें आ जाएगा? ग्राम में। फिर यहां कितना हो जाएगा? विलियन का भार हो जाएगा, ये भी ग्राम में, इंटू 10 टू पावर। समझ में आ गया? तो पीपीएम और पीपीबी, ये दो बातें और दिमाग में रखिएगा। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। प्रतिशत वाला कंप्लीट हो गया, प्रतिशत भार बटा भार, प्रतिशत आयतन बटा आयतन, प्रतिशत भार बटा आयतन हो गया। दूसरी चीज कौन सी कंप्लीट कर ली मैंने? कंप्लीट हो गई, मोलरता हो गई, मोललता हो गई, नॉर्मलता हो गई, और मोल भिन्न हो गया, और ये हो गया पीपीएम और पीपीबी। इतना हो गया। अच्छा, एक चीज और, फॉर्मलता, ये भी देख लो। देखो फॉर्मेलिटी वैसे फॉर्मेलिटी है एक तरह से, हाँ ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी लगभग एक है, मोलरता और फॉर्मलता एक ही चीज है। बस अंतर क्या होता है कि जो फॉर्मलता होता है वो लेते हैं सॉलिड कंपाउंड के लिए, सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, सॉलिड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन समझ रहे हो? क्रिस्टलीय कंपाउंड। ठीक है, जितने भी सॉलिड होते हैं उनके लिए ये लिया जाता है। मतलब जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं, आयनिक सॉलिड कंपाउंड होते हैं, उनके लिए लिया जाता है। तो कहीं पर अगर फॉर्मेलिटी लिखी गई है तो आप उसको मोलरिटी ही समझ लेना। ठीक है, मोलरता के अनुसार ही रहना। फॉर्मूला वही होता है, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। वहां पर अणुभार रखा जाता है, मॉलिक्यूलर मास रखते हैं, यहाँ पर हम लोग रखते हैं फॉर्मूला वेट। मतलब फॉर्मूला वेट का मतलब सूत्र भार। तो सूत्र भार और अणुभार में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपका ये कंप्लीट हो गया, जो कि था सान्द्रता पद। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु आज हम सीखने स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं वाष्प दाब। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम सीखने वाले हैं वाष्प दाब, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर? बताओ बच्चों, वाष्प दाब क्या होता है ये बताओ। वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है, बस यही चीज जानते हैं हम लोग। ऐसा होता है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है। 100% गलत है, पूर्ण नहीं है। वायुमंडल पर, अच्छा ऐसा होता है, बंद पात्र में होता है। अच्छा, और क्या होता है? अभी भी पूरा नहीं हुआ, अटक गया कुछ, जो मेन जो चीज है वो चीज अभी नहीं आई है। चलो देखो, समझो। देखो वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे समझिए, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में एक पात्र हमने ले लिया। पात्र जो लिया जाएगा वो कैसा होगा? बंद पात्र लिया गया। अब इस बंद पात्र के अंदर हमने क्या कर दिया, कोई एक द्रव, भाई एक तो ये तो मुझे पता ही है ना कि अगर वाष्प दाब देखोगे तो वाष्प दाब किसका होगा? वाष्प किसकी बनेगी? द्रव की बनेगी, है ना? और कैसा द्रव होना चाहिए? द्रव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील।
तो हम कौन सा लेंगे, वाष्पशील लेंगे। ठीक है, तो हमने एक वाष्पशील द्रव यहाँ पर रख दिया। अब जब वाष्पशील द्रव यहाँ पर रखा हुआ है तो नेचुरल सी बात है ये क्या करेगा, वाष्पित होगा, यानी कि इसके जो कण होंगे वो किस में परिवर्तित होंगे, वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे। तो मान लेते हैं सपोज अगर यहाँ पर कोई एक कण है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक कण है, ये एक मान लेते हैं एक हमारा कण है। ठीक है, ये कण जो है यहां से किधर चला गया, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ऐसे बहुत से कण होंगे जो कि वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, यहां से भी परिवर्तित होंगे, यहां से भी वाष्प के रूप में ये परिवर्तित होंगे। अच्छा, परिवर्तित कौन से होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जो अगर पार्टिकल देखें, कण देखें, द्रव के कण देखें, तो द्रव के कण सतह पर भी होंगे और द्रव के कण कहां होंगे, आंतरिक भाग में भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि वाष्पित होने वाले कौन से कण होते हैं, कोई भी, कि द्रव के कि आंतरिक। तो जवाब है द्रव की सतह वाले, अंदर वाले नहीं होंगे। अंदर वाले क्यों नहीं होंगे, अंदर वाले क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे का रीजन समझ लो। अंदर वाले क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अंदर वालों पर जो बल लग रहा होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये अंदर वाला जो कण है, इस कण पर क्या होगा, चारों तरफ से बल लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो हाँ या ना भाई। एक कण ये होगा, एक कण ये घेरा हुआ है, ये कण एक घेरा हुआ है, एक कण ये घेरा हुआ है। तो इस पर जो बल लग रहा होगा, अगर हम देखें इस पर बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है, इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, इस पर, तो कुल मिलाकर इस पर परिणामी बल कैसा होगा, शून्य होगा। बात समझ में आओगी। आंतरिक हिस्से में है ये, आंतरिक हिस्से में। ठीक है, तो ये तो बल शून्य है, तो इसका फायदा क्या होगा, इधर इस पर लगने वाला बल जो परिणामी बल शून्य होगा, तो ये क्या होगा, घूमता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़िया चलता रहेगा, इधर से उधर, उधर से इधर। और अगर चलेगा तो क्या करेगा, टकराएगा, टकराएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा को स्थानांतरित करेगा। ये बात तो समझ में आ गई। जबकि ऊपर वाले की बात करें, अगर जो सतह पर रखा हुआ कण है उसकी बात करें, तो सतह पर एक कण रखा हुआ है। अब इसको ऊपर तो कोई घेर नहीं रहा है, एक इधर घेर रहा है, इधर घेर रहा है, इधर घेर रहा है और इधर घेर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो इधर बल इसके ऊपर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ऊपर लग नहीं रहा होगा। इसका मतलब यह है कि इस पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली आपका दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि सर एक जो है, एक पर परिणामी बल आप कह रहे हो कि शून्य है और एक पर कह रहे हो परिणामी बल शून्य नहीं है, फिर आप ये कह रहे हो कि जिस पर परिणामी बल शून्य नहीं है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है ना, उल्टी कहानी। देखो ऐसा ही होता है क्या, उसको समझते हैं। होता क्या है कि यहां पर जो अंदर वाले जो कण है, आंतरिक कण है, ये क्या करेंगे, टकराते रहेंगे, टकराएंगे तो क्या करेंगे, ऊर्जा को स्थानांतरित करेंगे, यानी कि इनके अंदर एक अच्छी खासी ऊर्जा होगी। और होगा क्या कि ये ऊर्जा, अधिक ऊर्जा या ऊर्जा लेके ये क्या करेगा, ऊपर वाले जो कण है, यानी कि जो सतह के ऊपर रखे हुए, सतह पर जो रखे हुए कण है, उनको ये नीचे से क्या करेगा, एक बल प्रदान करेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करेगा। समझ में आ गई बात। तो अब आप सोचो कि ये इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करेगा, एक्स्ट्रा बल देगा, और जब एक्स्ट्रा बल देगा तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे। और ये बात समझ में क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। वाष्पित कैसे हो रहा है, तो वाष्पित होने के लिए ऊर्जा चाहिए, ये नहीं है खाली बैठे तो ऊपर चले आए, अरे भैया ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कितनी चाहिए, इस बल को तोड़ने वाली, इस बल को तोड़ने वाली ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे मिलेगी, कौन ऊर्जा देगा, जिसके पास खुद की ऊर्जा होगी। और कौन जिसके पास ऊर्जा होगी, जो अस्थाई होगा, होगा कि नहीं होगा, जो अस्थाई होता है उसके पास ऊर्जा ज्यादा होती कि नहीं होती है। तो जो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल मतलब जो चलता रहेगा वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के लिए क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाला जो बाउंडेशन होगी, जो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा, जो उसके ऊपर लगने वाला बल होगा, वो शून्य होगा। तो होता ये है कि ये जितने भी कण होते हैं उसको ये ऊपर की ओर भेजता रहता है, यानी कि इसका मतलब ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब किस रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। ये समझ में आ गई कहानी, क्लियर हो गया। अब सोचो आगे की कहानी। ऊपर अभी खाली था, ऊपर अभी खाली है, क्लियर है, कुछ नहीं है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहला कण ऊपर की ओर गया तो उसको खाली जगह मिल गई खाली जगह, तो यानी कि ये खाली घूम रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वाष्प में परिवर्तित हो गया। अब ऐसे कितने होंगे, बहुत से कण धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहे होंगे। और जब ऊपर की ओर जा रहे होंगे तो एक ऐसी स्थिति ऊपर भी आ रही होगी कि यहां पर भी आपस में एक दाब ऊपर से बढ़ रहा होगा। पहले दाब क्या होगा, निम्न होगा, जैसे जैसे कण ऊपर की ओर जा रहे होंगे, वाष्पित हो रहे होंगे, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऊपर एक दाब बढ़ रहा होगा।
अब आप सोचो कि अगर हम दाब बढ़ा दें या दाब बढ़ जाए, वाष्प के ऊपर अगर आप दाब बढ़ा देते हो तो फिर वो क्या करता है, पुनः द्रव में परिवर्तित होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, द्रवीयकरण, आया ना, या संघनन। हाँ, इसको संघनन बोल दो, ज्यादा अच्छा है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको बोलते हैं संघनन। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। और इसको ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वाष्पीकरण। यानी कि इसका मतलब है दो चीजें यहां पर होने लगेंगी। क्या होने लगेगा, वाष्पीकरण होने लगेगा, क्या होने लगेगा, संघनन होने लगेगा, आया ना। और दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। दोनों ही कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि यहां से द्रव ऊपर की ओर जा रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, और वाष्प ऊपर से नीचे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब जरा सोचो, पहले प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति क्या होगी कि पहले वाष्पीकरण ज्यादा होगा, संघनन कम होगा। अब धीरे धीरे ऊपर क्या हो गया, दाब बढ़ गया, और जब धीरे धीरे ऊपर दाब बढ़ गया तो अब धीरे धीरे क्या होगा, दाब बढ़ेगा तो संघनन की प्रकृति भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा। तो क्या एक ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि जहां पर वाष्पीकरण और संघनन एक दूसरे के बराबर हो जाए, बोलो हाँ या ना। भाई दर जो है, वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाए, क्या ये ऐसी स्थिति नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। और वो स्थिति कैसी होगी, साम्य स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी बच्चों, साम्य स्थिति होगी। बात को समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं कहता हूं साम्य स्थिति की बात करता हूं तो साम्य स्थिति में क्या दिख जाएगा, साम्य स्थिति में दिख जाएगा कि हमारा वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर किसके बराबर हो जाएगा, संघनन की दर के बराबर हो जाएगा, संघनन की दर के बराबर हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जितने कण इधर से ऊपर की ओर जा रहे होंगे उतने ही कण ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होंगे। आ रही होगी बात समझ में, क्लियर हो गया। यानी कि यहां पर स्थिति हो गई साम्य वाली। और आपको पता है कि अगर कोई साम्य स्थिति हो जाती है, अगर एक बार साम्य स्थापित हो जाता है तो फिर वो बरसों तक चलता रहता है, फिर वो नहीं रुकता है। तो यानी कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, यहां से ऊपर, ऊपर से नीचे, यहां से ऊपर। हाँ, वो अलग बात है, कण जो होंगे वो परिवर्तित होते रहेंगे, बदलाव होता रहेगा। अब सुनिए अगली बात, इसी जगह पर जहां पर साम्य स्थापित हुआ है, जहां पर या जब साम्य स्थापित होता है, उस समय पर, उस स्थिति पर इस वाष्प के द्वारा, इस वाष्प के द्वारा लगाया गया द्रव की सतह पर दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहा, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साम्य स्थिति पर, किस पे बोल रहे हैं, साम्य स्थिति पर। दिमाग में रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोलोगे अधूरा हो गया। साम्य स्थिति पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह, हालांकि वो सभी जगह लगेगा, ये नहीं कह रहा हूं कि केवल द्रव की सतह पर ही लगेगा, लेकिन द्रव की सतह को हम काउंट कर सकते हैं। अब बर्तन की सतह पर लग रहा है तो उसको हम नहीं काउंट कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि साम्य स्थिति पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, बल नहीं बेटा, दाब, वाष्प दाब। अब समझ में आ गया। तो ये है पूरी कहानी, तो ये है पूरी डेफिनेशन। केवल इतना कह देना कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब है, पूर्ण नहीं। बोलो क्लियर हो गया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर मिल गई वो ये है, बेसिकली ये है, ये यानी कि ये चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी को एक ग्राफ के द्वारा भी समझा सकता हूं। एक एनसीईआरटी में ग्राफ है, उस ग्राफ को देख लो। देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से, इस ग्राफ को देख लो। एक ग्राफ भी पूछा जा सकता है, यहां दर ले लिया, यहां समय ले लिया, क्लियर है, ये समय ले लिया, समझ में आ गई बात। और मान लेता हूं
ये स्थिति कोई है यहाँ पर, ये वाष्पीकरण की स्थिति है, वाष्पीकरण, ये है वेपराइजेशन, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, वेपराइजेशन वाष्पीकरण की, मतलब द्रव जो है वो किसमें होता है, इतना वाष्प में जा रहा है, वाष्पीकरण। अब मुझे एक बात बताओ, वाष्पीकरण हमारे पास में ये है, तो संघनन क्या होगा, पहले वाष्पीकरण ज्यादा होगा, हाँ या ना, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो संघनन क्या होगा, शून्य होगा, फिर धीरे धीरे संघनन क्या होगा, बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना, बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो देखो ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते 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 इसके बराबर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संघनन दर है, ये दर देखो दर लिखा है ना, संघनन की दर है, ये है हमारा वाष्पीकरण वेपराइजेशन। तो संघनन और वाष्पीकरण कहां पर बराबर हो गए, यहां बराबर हो गए, इस जगह बराबर हो गए, इसका मतलब ये स्थिति कैसी हो जाएगी, साम्य स्थिति हो जाएगी, और ये साम्य स्थिति पर जो दाब लगने वाला है वही कौन सा होगा, वाष्प दाब होगा। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। तो दर जो होगा समय के मध्य में एक ये, तो पहले संघनन कम होगा, धीरे 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 समय के साथ में संघनन जो होगा वो बढ़ता जाएगा और ऐसी स्थिति आएगी जहां पर एक दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बोलो कोई डाउट यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं अगले दिन। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से सोचूं, एक और दिमाग में बात आ रही है, वो बड़े काम की बात है, आ जाता है कभी कभी, जैसे कि बात करता हूं जल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, इसको भी देख लो आप। जल है, हुआ क्या था, मैं उस पूरी सिचुएशन को समझ रहा हूं। हमारे पास में H2O था, ठीक है, H2O हमारा कैसा हो गया, या चलो एक मिनट रुको, पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास में H2O किस में था, लिक्विड में, अरे हाँ या ना, द्रव था, पानी की बात कर लेते हैं अपन, H2O लिक्विड में था, बताओ किस में परिवर्तित हो गया, ये वाष्प में, अरे हाँ या ना, मैंने वाष्प रूप ले लिया, गैस ले लिया, वाष्प ले लिया। जरा मुझे बताओ इस प्रक्रिया को अगर मैं बात करूं, इधर से इधर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, लिक्विड से गैस जा रहा है, बताओ जल्दी बोलो, वाष्पीकरण, और इधर से इधर कौन सा जा रहा है, संघनन। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, ये हो गया वाष्पीकरण, ये हो गया संघनन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, साम्य स्थापित होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, 100% साम्य स्थापित होगा। तो मैं इसका के साम्य लिख सकता हूं, लिख सकता हूं के साम्य, और के साम्य क्या लिखूंगा बताओ, H2O की सांता के रूप में अगर लिखने का मन हो रहा है, सांता के रूप में लिख देता हूं। यहां कौन सा है, गैस, और यहां पर क्या होगा, H2O लिक्विड, आया ना, तो याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने समझाया था, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, समांगी, विषमांगी, तो ये समांगी है कि विषमांगी है, विषमांगी है, और जब विषमांगी होगा तो मैंने क्या कहा था, केवल गैस को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यानी के साम्य बराबर कितना हो जाएगा, H2O गैस हो जाएगा। अब गैस की बात करते हो तो गैस के लिए अच्छा केसी होता है कि केपी होता है, केपी होता है भाई, वाष्प दाब लेंगे तो किसका होगा, जब वाष्प दाब की बात कर रहे हो तो कौन आ जाएगा, केपी। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो केपी होगा, केपी बोल सकते हैं इसको, ये साम्य को अपन केपी बोल सकते हैं, और केपी बोल सकते हैं तो केपी क्या होगा, यहां पर जल होगा कि नहीं होगा, जल का वाष्प दाब होगा कि नहीं, अरे हाँ या ना, क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात कह सकता हूं इस जगह पे कि नहीं कह सकता हूं, ये सबके लिए होगा, कोई भी द्रव से गैस में परिवर्तित होगा तो द्रव वाला तो उड़ेगा उड़ेगा, यानी किसका होगा, गैस का होगा, और उससे क्या निकलेगा, एक साम्य स्थिरांक, बोलो हाँ या ना, ये होगा। अब मैं एक बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, कि किसी भी गैस का, किसी भी गैस का साम्य स्थिरांक उसके वाष्प दाब के बराबर होता है। क्या बोला, मतलब इस बराबर होता है, या ये कह सकते हो कि द्रव से गैस में परिवर्तन है, इसका जो साम्य स्थिरांक होगा वो उसके वाष्प दाब के बराबर है। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अगर कहीं पर प्रश्न पूछा, अब मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को, देखो एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ऐसे बना कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है ना, मैं मान लेता हूं ए था यहां पर, ऐसा यहां पर ए था, यहां पर लिक्विड था, यहां पर, ठीक है समझ में आ गया, यहां पर लिक्विड था और यहां पर गैस,
ठीक, बोला गया केपी साम्य स्थिरांक दिया गया, के साम्य दिया गया, के साम्य दिया गया 8 mm ऑफ Hg, समझ गए, 8 mm ऑफ Hg। पूछा गया बताओ वाष्प दाब A का कितना होगा। अब लोग कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या क्वेश्चन था, A का वाष्प दाब कितना होगा यार, सो सिंपल कि भाई परिवर्तन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, परिवर्तन समझ में आ गया। परिवर्तन क्या है बेटा, यहां से लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। साम्य कितना हो रहा है, 8 mm ऑफ Hg हो रहा है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है हमारा, के साम्य ही क्या होगा, इसका आंशिक दाब, इसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। अरे उसका ही वाष्प दाब होगा, उसको आंशिक दाब भी बोल सकते हो, वाष्प दाब होगा। और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 8। अब आ गया समझ में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिवर्तन, ये जो परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन का साम्य स्थिरांक का मान या साम्य स्थिरांक उसके वाष्प दाब के बराबर होता है। या ये कह सकते हो कि इसका वाष्प दाब जो होगा उसके साम्य स्थिरांक के बराबर होगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक, ये बात भी समझ में आ गई है, क्लियर है, ये बात भी समझ में आ गई है और ये बात भी समझ में, ठीक है, क्लियर है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे। तो डिस्कस कर लिया था वाटर वाला, है ना, डिस्कस कर लिया था केपी के मान को, कि केपी का मान किस तरीके से उसके समान होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो किससे इफेक्ट पड़ेगा, वो प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो बात करेंगे वाष्प दाब को कौन प्रभावित कर सकता है, किसके द्वारा वाष्प दाब जो होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो वाष्प दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं सामान्यतः दो होते हैं। नंबर 1, द्रव की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है, पहला ये। और दूसरा जो होता है वो होता है ताप। तो वाष्प दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो सामान्यतः दो होते हैं। एक होता है द्रव की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ द लिक्विड, और दूसरा होता है ताप। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें द्रव की प्रकृति। देखो द्रव की प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो द्रव देखिएगा हमारे पास में दो है, मान लेते हैं एक हमारे पास में A द्रव है और एक हमारे पास में B द्रव। आपको पता है कि जो द्रव के कण होते हैं उनके मध्य में एक अंतरा आकर्षण बल लगता है, पता है सभी को, हर कणों के मध्य में एक अंतरा आकर्षण बल लगता है, ठीक है। अंतरा आकर्षण बल समझ रहे हैं ना, यानी कि आपस में ही उनके मध्य में एक बल का कार्य करता है, बल होता है। अब सोचिए कि मान लेता हूं कि इसमें अंतरा आकर्षण बल अगर बात करें तो आकर्षण बल इसमें अधिक है और इसमें आकर्षण बल जो है वो कम है। ये बात समझ में आ रही, कम है। तो मुझे एक बात बताइए कि जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि दोनों कण जो होंगे, जो भी कण होंगे, उनके मध्य में एक खिंचाव होगा द्रव के रूप में। और जब द्रव के रूप में उनके अंदर खिंचाव होगा तो क्या वो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो पाएंगे? तो जवाब है वाष्प में परिवर्तित आसानी से नहीं हो पाएंगे। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आकर्षण बल कम होगा तो इसका मतलब वो आसानी से वाष्प में परिवर्तित होंगे, और आसानी से अगर वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं तो इनका वाष्प दाब भी जो होगा वो सामान्यतः ज्यादा होगा। यानी कि जिसमें अधिक होगा उसमें वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसमें कम होगा उसमें वाष्प दाब कैसा होगा, अधिक होगा। तो डिपेंड किस पर करेगा, अंतरा आकर्षण, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे या अंतः आकर्षण बल कर सकते हैं या अंतरा करें, नहीं अंतः कर देते हैं, अंतः आकर्षण बल दो प्रकार के होते हैं ना ये। तो अंतः आकर्षण बल की बात करते हैं। तो अंतः आकर्षण बल जो होता है वह वाष्प दाब की कैसा होता है, वेग के अनुपाती होता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। यानी कि आकर्षण बल जिनमें ज्यादा होगा उनमें वाष्प दाब कम होगा। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा,
अगर हम अंतर आकर्षण बल की बात करें तो अंतर आकर्षण बल सामान्यतः दो प्रकार से देखे जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा वॉन डेर वाल बल, ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है वॉन डेर वाल बल और दूसरा होता है हाइड्रोजन बंध, यानी कि उनके बंध में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध का भी तो निर्माण हो जाता है। क्लियर है? तो दो प्रकार के बल यहाँ पर। अगर हम कहें कि दोनों में से प्रबल कौन सा होता है, तो 100% हमें पता है कि हाइड्रोजन बंध जो होता है वो प्रबल होता है वॉन डेर वाल बल। ये बात समझ में आ गई? जैसे उदाहरण भी ले सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण ले लें, मान लेते हैं आपके पास में बेंजीन ले लें, C6H6। तो एक C6 और दूसरे C6H6 के मध्य में जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, वॉन डेर वाल बल होता है। इसको हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं, याद आ गया होगा, लंदन बल नाम सुना है आपने, ये होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इनके मध्य में जो आकर्षण होता है वो कौन सा होता है, वॉन डेर वाल। और दूसरी तरफ अगर जल को ले लें, जल की बात करते हैं, तो जल में क्या हो जाता है ये आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से, यानी कि इनके मध्य में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, ये हो गया हाइड्रोजन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में किसका वाष्प दाब ज्यादा है, किसका वाष्प दाब ज्यादा है, तो वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, वाष्प दाब उसका ज्यादा होगा जिसमें बल कम लग रहा होगा, यानी कि वॉन डेर वाल बल वाला पहले लिया जाएगा और हाइड्रोजन बंध वाला बाद में लिया जाएगा, यानी कि इसका मतलब C6H6 जो होगा वो ग्रेटर होगा। ये बात समझ में क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो बात यहाँ पर होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि हमें एक ही प्रकार का कहीं कहीं पर आकर्षण बल लगता है, जैसे वॉन डेर वाल के भी रूप होते हैं और अणुभार बदल देते हैं, तो आपको पता होगा कि वॉन डेर वाल बल भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि अगर हमारे पास में C6H6 ले लें और हम ले लें C6H5CH3 टॉल्यूइन ले लें, ये दोनों ले लिया मैंने, और प्रश्न आ गया कि बताओ इन दोनों में किसका वाष्प दाब ज्यादा है, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो दोनों में कौन सा फोर्स है, वॉन डेर वाल फोर्स है कि नहीं है? दोनों में फोर्स कौन सा होगा, वॉन डेर वाल फोर्स। अब पॉइंट ये होता है कि वॉन डेर वाल फोर्स किस पर निर्भर करता है, तो सामान्यतः जो वॉन डेर वाल फोर्स होता है वो उसके अणुभार पर निर्भर करता है, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसमें वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा। अगर दोनों की प्रकृति कैसी है, समान है, दोनों समान प्रकृति के, यानी कि दोनों ही कैसे हो जाए, अध्रुवीय हो जाए, समझ में आ गया? या दोनों की अगर ध्रुवता देखा जाए तो कैसा हो, समान ध्रुवता की हो, तो उस स्थिति में हम किसको देखेंगे, अणुभार को देखेंगे, और अणुभार जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और वॉन डेर वाल फोर्स अगर ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कैसा हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं कहता हूं कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, अगर इन दोनों में एग्जांपल दिया जाए तो जिसका अणुभार क्या होगा, कम होगा, अणुभार कम होगा तो C6H6 का ज्यादा होगा, C6H5CH3। क्लियर हो गया? तो कहीं पर भी अगर प्रश्न आ जाए, कहीं पर भी प्रश्न आ जाए कि बताओ निम्न में से क्या वाष्प दाब का क्रम होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उनके मध्य में कौन सा बल लग रहा है। अगर वॉन डेर वाल फोर्स लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो ये रही कंडीशन यहाँ तक, ठीक है? चलो नोट करो, फिर आगे बताओ। हो गया? चलो अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है टेम्परेचर, यानी कि ताप की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो जैसे कि आपको एक बात पता होगी, जनरली हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई पात्र है और उसमें अगर कोई द्रव रखा हुआ है और उस द्रव में या उस द्रव का अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो आपको पता होगा कि वाष्प दाब बढ़ता है ना, वेपर प्रेशर बढ़ता है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर 100% क्या होता है, बढ़ता ही बढ़ता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब इस कंडीशन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे होता है, क्या कारण है? तो इसका कारण देखो यहाँ पर ये है, एक फॉर्मूला आप जानते हो, log base 10 P2/P1, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? वहां पर K2/K1 था, यहाँ P2/P1 हो गया।
इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई कितना हो गया 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला पता ही है, समझ में आ रहा है? प्रेशर V यानी P1 P2 क्या हो जाएगा, P1 एंड P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर वाष्प दाब हो। डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा वाष्पन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या वाष्पीकरण की ऊष्मा कह सकते हो आप, है ना? यानी कि वाष्पीकरण करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण की ऊष्मा। ठीक है, क्लियर? आर आप जानते ही हो, टी आप जानते ही हो, T1 T2 टेम्परेचर। अब आप सोचो यहाँ पर देखो कि अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर मैं बढ़ा दे रहा हूं, T2 इज ग्रेटर देन T1, पहली चीज दिमाग में आएगी। और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, ये तो बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेकिन मैं अगर पूछूं कि डेल्टा एच का मान क्या होगा, क्या होगा? एक बात मुझे बताओ कि अगर कोई हमारे पास में द्रव है और द्रव से मुझे कहां लेके आना है, उसको गैस में लेके आना है या वाष्प में लेके आना है, तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड, इसका मतलब है डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी कि ये कंडीशन होगी, डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया, अब आप सोचो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, T2 बड़ा है T1 से, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि log base 10 P2 अपॉन P1 ग्रेटर देन 0। अरे हाँ है ना, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होगा तो P2 इज ग्रेटर देन P1। बोलो समझ में आ गया? यानी कि जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, वैसे वैसे आप जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? तो दो बातें ध्यान रखिएगा, पहला द्रव की प्रकृति कैसी उस पर निर्भर करेगा, और दूसरा ताप पर निर्भर करेगा। अब तीसरी बात और आती है कि किस पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा। अब किस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑप्शंस में हमें ये भी तो ढूंढना पड़ेगा कि किस पर निर्भर करेगा और किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखो नंबर एक द्रव की मात्रा, द्रव की मात्रा। अब आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं आपने एक छोटा सा बर्तन लिया, उस छोटे बर्तन के अंदर आपने द्रव रखा, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उस बड़े से बर्तन के अंदर आपने द्रव रखा। क्लियर हो गया? और हम आपसे पूछें कि उसका वाष्प दाब क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, जल की बात करते हैं, जल एक छोटे से कटोरे में ले लो और एक जल बड़े से कटोरे में या बड़े से जगह पर ले लो, क्या दोनों का वाष्प दाब अलग अलग होगा? क्या उनका वेपर प्रेशर अलग होगा? जवाब है उनका वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा। लिक्विड है, लिक्विड है, उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अमाउंट वेरी कर सकता है, लेकिन वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। बस कंडीशन एक और है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये नहीं कि टेम्परेचर आप वेरी कर दो, टेम्परेचर वेरी करोगे तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज ये है कि आपके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते हैं कि कौन सा अमाउंट वहां पर यूज किया गया, किसी भी टाइप का अमाउंट होगा, कितना भी अमाउंट ले लो आप, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात है साइज, दूसरी बात है आकार, किसका, पात्र के आकार पर भी निर्भर नहीं करेगा। दूसरी बात है पात्र के आकार, आकार पात्र का कैसा भी ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, बात एक ही है, चाहे द्रव की मात्रा समझ लो चाहे उसके पास समझ लो। जैसे कि होता है क्या, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर यार ऐसा शेप का अगर हमारे पास में पात्र होगा, ठीक है, ये हो गया, और अगर मान लेते हैं सपोज ऐसा शेप का हो जाएगा, ऐसे मान लिया, या फिर अगर हम कहते हैं ऐसा शेप का हो जाएगा, ऐसे मान लिया, तो भाई इनमें जितने भी, अगर इसमें पानी डाला गया, इसमें पानी डाला गया, इसमें पानी डाला गया, तो सबका वेपर प्रेशर अलग होगा। जवाब है पात्र के आकार पर भी निर्भर नहीं करेगा। मतलब अब इसके अलावा केवल दिमाग में रखना है टेम्परेचर, दिमाग में रखना है द्रव की प्रकृति, ये दो चीजें दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उस जगह पर वो निर्भर नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में जोड़ दे रहा हूँ, ये तो दोनों बातें हो गई, तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दे रहा हूँ कि जो वाष्प दाब होता है, एक बात मुझे बताओ, जो वाष्प दाब है
ये जो वाष्प दाब है ये क्या है? सतह का एक रूप है, सरफेस फिनोमिना इसको बोल सकते हैं, यानी कि सतही रूप है, सतही क्या कह सकते हैं उसको, प्रकृति है। हाँ या ना भाई? वाष्प दाब वेपर प्रेशर किस पर लेते हो? क्या रासायनिक पर तो है नहीं, किस पर होगा? सतह पर होगा। तो हम कह सकते हैं वाष्प दाब जो है वो कैसा है? सतही, क्या बोल सकते हैं? सतही, सतही है, सही लिखा, सतही रूप है। समझ में आ गया? अरे यार इंग्लिश थोड़ी सी नहीं आ रही है यहाँ पर, हिंदी नहीं आ रही, सरफेस फिनोमिना। अब समझ में आया? ठीक है, नोट करो फिनोमिना।